हेलो रिस्पेक्टेड टीचर्स, डियर एस्पिरेंट्स, डियर व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का दी मास्टर जर्नी में। और मैं शशांक तिवारी आप सभी का एक बार फिर से दिल से स्वागत करता हूं। तो चूंकि रिस्पेक्टेड टीचर्स और डियर एस्पिरेंट्स, आज स्क्रीन पर आपको मैं नहीं नज़र आ रहा हूँ, केवल एक स्क्रीन नज़र आ रही होगी, जस्ट बिकॉज की तबीयत बहुत ज़्यादा ही ख़राब है। इवन डॉक्टर ने कहा है कोविड के सिम्टम्स है, अब देखो रिपोर्ट क्या आती है। बट चूंकि आपका एग्ज़ाम है और जैसा कि कमिटमेंट करा था, वरना बाद में बात ये हो जाती है कि चलो आए थे, मैदान में उतरे थे, लेकिन वही है कि बीच में साथ छोड़ दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं है रिस्पेक्टेड टीचर, सच में बिल्कुल नहीं है। आपका जो थोड़ी सी ब्रीफ इंफॉर्मेशन देते हैं, क्योंकि ये नॉवेल अपने आप में एक पुराण है यार। मतलब बहुत है, बहुत कुछ है बताने लायक, एंड लिटरली मैं अपने इससे पूरा प्रयास करूंगा कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे क्वेश्चंस इसमें कवर हो जाएं। बट सबसे पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन ऐप के ऊपर। आपका जो टेस्ट सीरीज चल रहा है उसमें फोर्थ टेस्ट आपका अपलोड हो चुका है। इसके अलावा मर्चेंट ऑफ वेनिस की पीडीएफ अपलोड हो चुकी है, उसमें पार्ट 1 पार्ट 2 करके डालेंगे। इसमें पूरा नॉवेल आपका कवर किया है। विलियम शेक्सपियर जी के बारे में इसमें मेंशन नहीं किया गया है, जस्ट बिकॉज ये कि विलियम शेक्सपियर अपने आप में एक बहुत ही प्रोमिनेंट राइटर, मतलब बहुत कुछ है उनके बारे में। क्या कहा जाए, सीधे शब्दों में कहा जाए तो बीए एमए करना है तो उनको पढ़ना ही पड़ेगा आपको, बस एक इतना सा वर्ड काफ़ी, स्टेटमेंट काफ़ी है उनके लिए। तो उनके बारे में आज कंप्लीट करके कल तक वो पीडीएफ भी अपलोड हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि ग्रेड 1 का प्री भी आने वाला है दिसंबर में, तो हमने सोचा एक ही बार मेहनत कर लेते हैं। इसलिए थोड़ा सा डिले हो गया। तो ये तो बात हो गई मर्चेंट ऑफ वेनिस की। अब थोड़ा सा आपको स्टार्ट करने से पहले इसकी पीडीएफ और दिखा देता हूँ, सो दैट कि जितने भी रिस्पेक्टेड टीचर्स हमसे यूट्यूब के थ्रू जुड़े हुए, वो सारा कंटेंट एक बार देख ले अच्छे से। ये है रिस्पेक्टेड टीचर्स डेविड कॉपरफील्ड की पीडीएफ जो हमने तैयार करी है। लगभग 50 पेज से ज़्यादा की पीडीएफ है, काफ़ी कुछ है। आप सब जानते हैं कि ओरिजिनल नॉवेल है इनका, लगभग 625 पेजेस का है, ठीक है। तो काफ़ी कुछ कंटेंट हम लोगों ने चार्ल्स डिकेंस के बारे में लिखा है। हम सब जानते हैं कि ग्रेड 1 प्री का जो एग्ज़ाम है वो भी दिसंबर में उसका नोटिफिकेशन क्लियर हुआ, तो हमने बोला एक ही बार मेहनत कर ली जाए अच्छे से। ये अगर देखा जाए ना तो लगभग मोर देन 350 प्लस क्वेश्चंस हम लोगों ने रेडी करे इनके ऊपर, नॉवेल्स प्लस ऑथर दोनों मिला के। आप देख सकते हैं, ये स्क्रीन शॉट आप ले सकते हैं आपके अकॉर्डिंग, अगर आपको अब नोट्स बनाना है तो, ठीक है। फिर हम लोग फटाफट से हमारा डेविड कॉपरफील्ड को शुरू करेंगे। बहुत बड़ा है। जैसा कि आप देख सकते हैं 167 एमसीक्यू वन लाइनर क्वेश्चंस प्लस इन्हीं के ऊपर रेडी है। इसके अलावा कैरेक्टर्स वगैरह सारी कुछ चीज़ें मेंशन करी हैं, समरी वगैरह, थीम वगैरह, हर एक चीज़ जो एक टीजीटी बीजीटी एग्जाम्स के लेवल पर होनी चाहिए, वो हमने पूरा प्रयास किया अपने हैंड पर कि हम आप सब तक पहुंचाएं। अब इसके अलावा अगर देखा जाए, ये हो गई कहानी। इंपॉर्टेंट वन लाइनर और एमसीक्यू। अब आप यहाँ से देखिए। मतलब ओके, पॉज करके इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप रिस्पेक्टेड टीचर्स। तो मोटिव ये रहता है हर बार दिखाने का, और लगभग लगभग देखा जाए तो मेरे हिसाब से ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, 203, हाँ ठीक है, 222 प्लस क्वेश्चंस हैं। और टोटल अगर देखा जाए तो 160, और अपने आप में रिस्पेक्टेड टीचर सच में 370 प्लस क्वेश्चंस हैं ये। बस ये आपको दिखाने का मोटिव ये रहता है कि हम एक नेक्स्ट लेवल पर काम कर रहे हैं। अब जो है आ जाते हैं हम हमारे पीपीटी के ऊपर। और यहाँ से हम शुरू करते हैं रिस्पेक्टेड टीचर, हमारा डेविड कॉपरफील्ड नॉवेल बेसिकली बहुत बड़ा है। तो एज अ एस्पिरेंट हमारे मन में ख्याल आना चाहिए कि आखिरकार हमसे इस नॉवल के रिगार्डिंग क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं टीजीटी बीजीटी एग्जाम्स के में। तो हम उस सब के रिगार्डिंग बात करेंगे। तो शुरू करते हैं यहाँ से, डेविड कॉपरफील्ड बाय चार्ल्स डिकेंस। आवाज़ थोड़ी फटेबाज की तरह आ रही होगी रिस्पेक्टेड टीचर्स, तो आप एडजस्ट करने का प्रयास करें और इमोशंस की कदर करें कि हाँ मतलब बीमार है लेकिन फिर भी डटे हुए हैं आप सभी के साथ में। सो डेविड कॉपरफील्ड बाय चार्ल्स डिकेंस, ये हमेशा की तरह रिस्पेक्टर सर का एक फोटो हमने स्क्रीन पर लगाया है, सो दैट कि हमारी पूरी टीम की तरफ से एक ट्रिब्यूट रहता है। अबाउट द ऑथर के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर स्क्रीन पर ऑलरेडी लिखा हुआ है इंग्लिश में, मैं हिंदी में आपको डायरेक्ट बताता चाहूँगा। तो चार्ल्स डिकेंस, जिनका पूरा नाम क्या है हमें ध्यान रखना है, चार्ल्स जॉन होफम डिकेंस। इनका जन्म 7 फरवरी 1812 को पोर्ट्समाउथ के लैंड पोर्ट में हुआ था। चार्ल्स जॉन डिकेंस बेसिकली 8 बच्चों में दूसरे नंबर के थे। और इनके फादर के बारे में अगर बात करें तो नेवल पे ऑफिस में क्लर्क थे। और उनकी वाइफ जो है एलिजाबेथ डिकेंस, इनका जन्म भी और जन्म और जो डेथ है वो मेंशन की गई है 1789 से 1863। और इनके पिताजी का भी मेंशन किया गया है 1786 से लेकर 1851 के बीच में। डिकेंस परिवार बेसिकली देखा जाए तो 1814 में लंदन चला गया और 2 साल के बाद में चैथम कैंट चला गया, जहाँ चार्ल्स ने अपने बचपन के शुरुआती साल बिताए। बेसिकली क्वेश्चंस पूछे जाता है कि चाइल्ड उन्होंने अपना कहाँ पर स्पेंड किया है, तो यहाँ पर ध्यान रखना आप, चार्ल्स ने अपने बचपन के दिन कहाँ स्पेंड किए थे।
स्पेशली अगर आगे बात करें तो फाइनेंशियल क्राइसिस इनके पास में थी, फाइनेंशियल डिफिकल्टीज थी, तो इस वजह से वे, लेकिन उसके बाद में 1822 में वो वापस लंदन आ गए, जहाँ लंदन के एक गरीब इलाके में कैम्बडन टाउन में वो बस गए। होप रिस्पेक्ट टीचर की ये स्लाइड आपको अच्छे से क्लियर होगी। नेक्स्ट बात करते हैं, हाँ, डिकेंस के लाइफ का जो डिफाइनिंग मोमेंट है, यानी कि जो जीवन का निर्णायक क्षण था बेसिकली, वो तब आया जब वो 12 साल के थे। उनके पिता, जिनको बेसिकली देखा जाए तो पैसों को मैनेज करने में और मैनेजिंग में, यानी कि पैसे का प्रबंधन करने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी, और वे लगातार कर्ज में डूबे रहते थे। और उनको बेसिकली, यानी कि इनके फादर को 1824 में मार्शलिस की जो देनदार है, बेसिकली बोलते हैं ना डेप्टर, जो कर्ज नहीं चुका पाते हैं, तो वो वाली जेल में उनको कैद कर दिया गया। इसके बाद में चार्ल्स को स्कूल से भी निकाल दिया गया, और परिवार का भरण पोषण करने के लिए उनको ब्लैकिंग या जूते की पॉलिश करने वाले गोदाम में काम करने के लिए मजबूर कर दिया गया। बेसिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब वो स्कूल से निकाल दिया गया तो उन्होंने कौन सा काम करना पड़ा, या चाइल्डहुड में उन्होंने कौन सा काम किया है। तो ब्लैकिंग और शू पॉकिंग वाला आता है इंपॉर्टेंट, ठीक है, शू पॉलिश वगैरह और ब्लैकिंग वाला, तो ध्यान रखना। इसके बाद अगर बात करें थोड़ा सा, ये जो एक्सपीरियंस है बेसिकली चार्ल्स डिकेंस के ऊपर बहुत ही साइकोलॉजिकल और सोशल इफेक्ट पड़ा है इसका। इसके अलावा बात करें तो ये जो इंसिडेंट था बेसिकली, जब उनको मजबूरी में जूते पॉलिश करने और ये जो काम करना पड़ गया है, इससे उन, मतलब सीधे वो गरीबी के कांटेक्ट में आए, और गरीबी से उनको परिचित करा गया। और उन्हें अपने युग में जो बेसिकली श्रमिक वर्ग है, ठीक है, वो श्रमिक वर्ग की सबसे जोरदार और प्रभावशाली आवाज़ बना दिया गया, यानी कि उनके काम में जो गरीब लोगों ने अपनी लाइफ में जो एक्सपीरियंसेस लिए, वो भी इनके काम में इनको हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड रिस्पेक्ट टीचर्स, कि आप सभी को अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब आपके मन में ये चीज़ आ रही होगी कि आप इतना सर डिटेल्स में क्यों पढ़ा रहे हैं, जस्ट बिकॉज देखो, मेरा मोटिव रहता है, जब हम यूट्यूब पर आकर आके पढ़ा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग इस वीडियो को देखेंगे, तो जब तक हम एक एक प्रॉपर पैटर्न होता है, किसी नॉवल को पढ़ रहे हैं तो ऑथर के बारे में जानना जरूरी है। मैंने इसलिए 4-5 स्लाइड ही लगाई है, और लास्ट में कंक्लूजन कर दिया। अगर आपको ये समझ में थोड़ा सा दिक्कत अगर आ रही है, लास्ट में कंक्लूजन स्लाइड ही बनाई है, वो आप उसको देखना, ठीक है। सो नेक्स्ट अगर बात करें हम, सो कुछ महीनों के बाद में डिकेंस के पिता को जेल से रिहा कर दिया गया, और चार्ल्स डिकेंस फिर से स्कूल जाने की अनुमति दे दी गई। 15 साल की उम्र में उनकी जो फॉर्मल स्कूलिंग थी वो कंप्लीट हो गई, और उसके बाद में एक एडवोकेट के वहाँ पर वो ऑफिस बॉय के रूप में उनको नौकरी मिल गई। और रात में वो बेसिकली शॉर्ट हैंड का अध्ययन करते थे, और 1830 से उन्होंने अदालत में शॉर्ट हैंड रिपोर्टर के रूप में काम किया, यानी कि कोर्ट्स के अंदर। और उसके बाद में जो भी बेसिकली पार्लियामेंट्री और जो न्यूज़पेपर रिपोर्टर्स हैं, ठीक है, उस रूप में उन्होंने काम किया है। तो आई होप कि अब तक समझ में आ रहा होगा। ये क्वेश्चन ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, रिस्पेक्ट टीचर, ध्यान रखना कि कितनी कौन सी उम्र में उनकी जो फॉर्मल स्कूलिंग थी वो कंप्लीट हो गई, उसके बाद में वो कहाँ पर ऑफिस बॉय के रूप में जॉब मिल गई, ठीक है। आल्दो इतना डीप आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी वो डेविड कॉपरफील्ड बहुत बड़ा है, आई अंडरस्टैंड, ठीक है। लेकिन ये चीज़ें याद रखा, बस हल्की सी माइंड में रह जाए तो अच्छा है, कि हाँ सर, जस्ट लाइक कि हाँ हमने पढ़ा था कहीं, किसी वीडियो में सुना था, ये चीज़ याद रह जाती है उसके बाद में, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें तो 1833 में डिकेंस ने बेसिकली periodicals में शॉर्ट स्टोरीज और ऐसे को लिखना शुरू कर दिया। और अ डिनर एट पॉपुलर वॉक डिफेंस की फर्स्ट पब्लिश स्टोरी थी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिस्पेक्ट टीचर, ध्यान रखना। नाउ यह दिसंबर 1833 में मंथली मैगजीन में जब भी पब्लिश हुई। 1834 में अभी भी एक अखबार के रिपोर्टर के रूप में उन्होंने जल्दी फेमस सूडोनेम बोस को अपना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिस्पेक्ट टीचर्स। ये सूडोनेम में पूछा जाता है किसका है, तो बोस नाम उनका चार्ल्स डिकेंस का है, ठीक है। डिकेंस की पहली जो बुक थी बेसिकली स्केचेस बॉय, बोस नामक कहानियों का एक संग्रह, 1836 में पब्लिश हुआ। उसी वर्ष उन्होंने कैथरीन होगार से शादी की, जो इवनिंग क्रॉनिकल के संपादक की बेटी थी, ठीक है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये हमें यहाँ भी देखने को मिलेगा इस डेविड कॉपरफील्ड में। नाउ 1858 में अलग होने से पहले उनके साथ में 10 बच्चे थे, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना, हालांकि इतना मोटिव वो नहीं है, लेकिन फिर भी कितने बच्चे थे, तो 10 बच्चे थे इनके। एंड नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, ये है क्विक रिवीजन रिस्पेक्ट टीचर्स। अगर वो सब कुछ थोड़ा सा अगर आपको ब्रॉड लगे, तो मैंने बहुत ही सिलेक्टेड कंटेंट ही आपको दिया है, रिस्पेक्ट टीचर, ध्यान रखना। ना फुल नेम अगर बात करें, चार्ल्स जॉन हुफम डिकेंस के बारे में, ये उनका पूरा नाम है। एंड बॉर्न के बारे में बात करें 7 फरवरी 1812, पोर्ट्समाउथ हैम्पशायर इंग्लैंड। डेथ के बारे में अगर बात करें तो 9 जून 1870, एज 58। एंड इंग्लैंड में डेथ हुई थी इनकी। इसके अलावा ऑक्यूपेशन है नॉवलिस्ट हैं, जर्नलिस्ट, सोशलिस्ट, यानी कौन से ऑक्यूपेशन में रहे, तो नॉवलिस्ट भी थे, जर्नलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड सोशल क्रिटिक भी थे। नोटेबल वर्क्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पिकविक पेपर्स का नाम ध्यान रखना, क्वेश्चंस बनता है यहाँ से, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पिकविक पेपर। और ओलिवर ट्विस्ट, निकोलस गाय एंड क्रिसमस कैरोल, डेविड कॉपरफील्ड जो हमारे सिलेबस में, ब्लैक हाउस, लिटिल ट्रॉट एंड अ टेल ऑफ टू सिटीज, ये ग्रेड 1 मेंस में था। ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, ठीक है, नहीं ये प्री में था आई थिंक, हाँ, अ टेल ऑफ टू सिटीज, करेक्ट।
ग्रेट एक्सपेक्टेशन ये था मेंस में, करेक्ट, यस। पेन नेम इनका बोस है। स्पाउस के बारे में बात करें, 2 बार शादी हुई इनकी, ध्यान रखिएगा। कैथरीन थॉमस होगार्ट, जिनसे 1836 में इनकी शादी हुई थी, डिवोर्स इनका 1858 में हो गया था। उसके बाद में एलन टेंडेंसी, जिनका डेथ तक इनके साथ में रही थी। कौन से एरास बिलोंग करते हैं, तो ये ध्यान रखना, विक्टोरियन एरा। तो ये कुछ की पॉइंट्स हैं जहाँ से, और बेसिकली एरा विक्टोरियन एरा से, विक्टोरियन एरा के बेसिकली बहुत ही फेमस और नेक्स्ट लेवल के प्रोमिनेंट राइटर माने जाते हैं। मतलब विक्टोरियन एज को ही इनके नाम से कंसिडर किया जाता है बहुत सी जगह पर, लिटरेचर की, इंग्लिश लिटरेचर की अगर बात करेंगे तो, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें टीचर्स इनके नॉवल के बारे में। तो डेविड कॉपरफील्ड बेसिकली अगर देखा जाए तो इंग्लिश ऑथर चार्ल्स डिकेंस का लिखा गया है, एक बहुत ही शानदार और प्रोमिनेंट वर्क है इनका, बहुत ही शानदार नॉवल है, जिसको नरेट भी डेविड कॉपरफील्ड ने ही किया है, ठीक है। बेसिकली अगर देखा जाए तो ये कहानी के प्रोटागोनिस्ट भी हैं और इन्होंने इसको बताया है। तो इसमें बेसिकली उनकी बचपन से लेकर उनकी जो जवानी तक की जो यात्रा रही है उसके बारे में उसको काफ़ी अच्छे तरीके से विवरण बताया गया है, डिस्क्राइब किया गया है। और इस प्रकार का जो नॉवेल होता है बेसिकली उसको एक अलग जनरा में कंसिडर किया जाता है, इसका नाम है बिल्डिंग्स रोमन। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से क्वेश्चन बनता है रिस्पेक्टियर कि ये जो, देखो इतना बड़ा नॉवेल है, तो सवाल है कि उस 625 624 पेज के नॉवल में से क्या पूछा जाएगा आप सभी से। तो बेसिकली कॉमन चीज़ें कि हाँ एक एस्पिरेंट ने इतनी चीज़ें पढ़ी हैं या नहीं पढ़ी, तो ध्यान रखना कि इसका जो जेनरा है बिल्डर्स रोमन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यह 1849 से लेकर 1850 के ग्रुप में एक सीरियलाइजेशन ग्रुप में पब्लिश हुआ और उसके बाद में एक बुक फॉर्म में 1850 में पब्लिश हुआ है। एंड डेविड कॉपरफील्ड अगर देखा जाए तो बेसिकली एक ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है, और क्या लिखा है, अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड वेविंग एंड ट्रूथ ऑफ इन्वेंशन, ठीक है। यानी कि सत्य और आविष्कार का एक बहुत ही जटिल तरीके से उसमें कहानी को बताया गया है। एंड इसमें डिकेंस के अपने जीवन की बहुत ही घटना है, यानी कि ऑफ द बुक ऑफ ही रोट हिज फेवरेट कॉल्ड द, ठीक है, यानी कि उनकी लाइफ के बारे में काफ़ी कुछ इंसिडेंट इसके अंदर बताए गए हैं, और उनकी द्वारा लिखी गई पुस्तकों में से सबसे उनकी फेवरेट बुक है। और बेसिकली देखा जाए तो इसको कहा गया है कि कॉल्ड द ट्राइम्फ ऑफ द आर्ट ऑफ द डिकेंस, यानी कि डिकेंस की कला की विजय कहा जाता है। और यह उनके काम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक टर्निंग पॉइंट रहा है उनकी लाइफ में। तो जब ये बुक पब्लिश हुई थी और उसके बाद में यानी कि इस बुक को उनकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट माना जाता है। सो आई होप रिस्पेक्ट टीचर की यहाँ तक आप सभी को अच्छे समझ में आ रहा होगा। एक कॉमन चीज़ है यहाँ से ध्यान रखना कि एक तो इसके पब्लिकेशन के बारे में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा आप सभी से। तो अगर बुक फॉर्म में आता है तो आपको 1850 लिखना है। सीरियलाइजेशन के बारे में अगर बात हो रही है तो फिर आपको बताना है 1849 से लेकर 1850 के फॉर्म में। वैसे अगर डायरेक्ट अगर केवल इतना आता है कि पब्लिश कब हुआ तो आपको 1850 ही मेंशन करना है। इसका जनरल आप जरूर याद रखिएगा, बिल्डिंग्स रोमन, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें, सो फर्स्ट ग्लैंस में अगर बात करें, पेनी नगर में अगर बात करें, तो ये वर्क बेसिकली 18th सेंचुरी के पर्सनल हिस्ट्रीज पर आधारित है, जो हेनरी फील्डिंग के जोसेफ एंट्रियोज या टॉम जोन्स की तरह बहुत ही पॉपुलर था। लेकिन डेविड कॉपरफील्ड एक अधिक सावधानी से, यानी कि बोलते हैं ना इसको, बहुत ही वेल केयरफुल तरीके से स्ट्रक्चर्ड वर्क था इनका। एंड डिकेंस, चार्ल्स डिकेंस के दूसरे जो नॉवेल्स थे उनकी तरह विक्टोरियन इंग्लैंड में बचपन की एक उदास तस्वीर के साथ में शुरू होता है, और उसके बाद में जो यंग कॉपरफील्ड है धीमे धीमे सामाजिक उनकी जो ग्रोथ होती है उसको बताया गया है, क्योंकि वह अपनी पढ़ाई जारी रखते हुए अपनी चाची की देखभाल भी करता है। तो ये चीज़ इसके अंदर बताई गई काफ़ी अच्छे से, और हमें देखने को मिलेगी। डोंट वरी, मैंने पूरा प्लान किया है कि जो भी इसके 64 चैप्टर है रिस्पेक्टिव टीचर्स, मैं इसको अच्छे से कवर करूंगा, समरी के फॉर्म में आपको बताऊंगा, ठीक है। आगे बात करते हैं। ये कोई कुछ क्विक रिवीजन है, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि अब पूरे नॉवल में से रिस्पेक्टिव टीचर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये इसका स्क्रीनशॉट आप लेकर चलना। ये बहुत ही मेहनत से तैयार किए गए कंटेंट है। सीरियसली बता रहा हूँ, आप किसी भी टीजीटी बीजीटी के एस्पिरेंट से पूछ लेना कि ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में आपको दिए जाते हैं। सबसे पहले तो इसका पूरा नाम और ओरिजिनल टाइटल हमें पता होना चाहिए। द पर्सनल हिस्ट्री, एडवेंचर्स, एक्सपीरियंसेस एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ डेविड कॉपरफील्ड द यंगर ऑफ मिडलस्टोन रुकरी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये पूरा इसका टाइटल है। रिटर्न के बारे में अगर बात करें तो सीरियलाइज फॉर्म में ये 1849 से लेकर, यानी कि मई 1849 से नवंबर 1850 के बीच में लिखा गया है। बुक फॉर्मेट में मेंशन किया गया है साफ साफ 1850, जो कि इसमें पब्लिश हुआ है। सेटिंग के बारे में अगर बात करें तो इस नॉवल की सेटिंग कहाँ रखी गई है, इंग्लैंड और स्विट्जरलैंड में। जनरली मोर देन 90% स्टोरी तो इसकी इंग्लैंड में ही है, बाकी कुछ पार्ट इसका स्विट्जरलैंड में। और जॉनर या जेनरा के बारे में अगर बात करें, मुझे जेनरा बोलना ज़्यादा अच्छा लगता है, तो जेनर के बारे में, जॉनर के बारे में अगर बात करें तो नॉवल है बेसिकली हमारा ये बिल्डुस रोमन। एंड पेजेस के बारे में बात करें, आल तो इतना पूछा नहीं आता, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए जब हम पढ़ रहे हैं तो यार कितना हैवी नॉवल है ये, 624 पेजेस का फर्स्ट बुक एडिशन में। नाउ थीम के बारे में अगर बात करें तो सेल्फ डिस्कवरी एंड पर्सनल ग्रोथ। इसके अलावा मेरी जो पीडीएफ है उसके अंदर मैंने 2-3 थीम और भी बताई गई हैं। एंड लेकिन ये प्रोमिनेंट है इसलिए मैंने इसको मेंशन कर दिया है। लिटरेरी पीरियड के बारे में अगर बात करें तो ये विक्टोरियन एरा की काफ़ी शानदार नॉवल रही है। उस टाइम पीरियड पर जब उन्होंने नॉवल लिखा था तो ये विक्टोरियन एरा था।
टोटल चैप्टर्स के बारे में बात करें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिस्पेक्ट टीचर्स। 64 टोटल चैप्टर्स हैं इसके अंदर। कैरेक्टर्स के बारे में बात करें तो लगभग 46-47 कैरेक्टर हैं इसके अंदर, ठीक है। प्रोटागोनिस्ट और नरेटर के बारे में बात करें तो डेविड कॉपरफील्ड हिमसेल्फ, यानी कि वो खुद ही इसके नरेटर हैं। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन, ये क्विक ग्लैंस है, एग्जाम में काफी काम और हेल्पफुल रहेगा आप सभी के लिए। ये रिस्पेक्ट टीचर आप सभी को ध्यान रखना है। रिस्पेक्टेड टीचर्स, अब हम बात करेंगे कहानी के कैरेक्टर के बारे में। बिल्कुल भी बोर मत होइएगा, 46-47 कैरेक्टर है इसके अंदर, और हम लगभग 26 से 30 के कैरेक्टर डिस्कस करेंगे। कहानी को समझने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं, टीजीटी बीजीटी एग्जाम्स में। तो हर एक कैरेक्टर को आप अच्छे से कवर करके चलिएगा। सीरियसली कह रहा हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। इसलिए जब भी अगर आपको लगता है बोर हो रहे हैं या फटेबाज की तरह आवाज़ जो मेरी आ रही है उससे अगर बोर हो गए हैं तो प्लीज़ आप थोड़ा सा उसको पॉज कर दें, बाद में देखिए, या फिर जो कंटेंट आपके स्क्रीन पर लिखा है, इसलिए मुझे मालूम था कि अगर आवाज़ समझ में नहीं आई तो कम से कम कंटेंट आपका स्क्रीन पर दिखने को मिल जाए आपको। सो आगे बात करते हैं कहानी के जो प्रोटागोनिस्ट बेसिकली डेविड कॉपरफील्ड स्वयं यही सेंट्रल कैरेक्टर हैं इस नॉवल के और स्टोरी के, जिनके आसपास में ही इर्द गिर्द जो है कहानी इनकी बचपन से लेकर मैन्युअर तक घूमती है। सेंसिटिव बॉय है जो बेसिकली अगर बात करें तो इनका जो लाइफ बचपन रहता है काफ़ी कष्टमय रहता है। और यानी कि जब इनकी माँ जो है मर्ड से शादी कर लेती है तो उनकी जो बचपन रहता है काफ़ी कष्टमय रहता है। डेविड पहले डोरा स्पेनलो शादी करता है, जो कि एक बोलता ना कि सिली सी यंग लड़की है। उसकी डेथ के बाद में वो अपने बचपन की दोस्त एग्नेस विकविल से शादी कर लेता है। और जब हमारा नॉवल एंड होता है तो उसके बाद में वो हैप्पीली सेटल हो जाता है और एक सफल लेखक बन जाता है, ठीक है। देखा जाए तो डेविड कॉपरफील्ड की कहानी कई मायने में कुछ चार्ल्स डिकेंस की स्टोरी है, हम सब जानते हैं, इसलिए इसको ऑटोबायोग्राफिकल कहा गया है। और बस, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्लारा कॉपरफील्ड के बारे में। ये बेसिकली डेविड की माँ है। हालांकि बहुत ही अच्छी इंसान है लेकिन बहुत भोली है और लोगों के बहकावे में बहुत आसानी से आ जाती है। एग्जाम्पल के लिए अगर बात करें तो मिस्टर मर्डस्टोन से जो उनकी शादी होती है, मर्डस्टोन केवल और केवल उनकी पेंशन में और पैसे में ही दिलचस्पी रखता था, यानी कि उसमें बिल्कुल भी उसको दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो बहकावे में आकर उससे शादी कर लेती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्लारा पेगोटी के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डेविड की नर्स है और बहुत ही लॉयल वुमेन है। और डेविड की माँ की डेथ के बाद में उसकी वो हमेशा साथी रहती हैं, ठीक है, कंपेनियन रहती हैं। तो एक एक कैरेक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रिस्पेक्ट टीचर ध्यान रखना। क्वेश्चंस कैरेक्टर से पूछे जाते हैं और कैरेक्टर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं एडवर्ड मर्डस्टोन के बारे में। ये बेसिकली डेविड का सौतेला पिता है और बहुत ही स्वार्थी है और कठोर दिल का है। डेविड के साथ बुरा व्यवहार करता है और वास्तव में उसकी माँ को जल्दी मौत के घाट उतारने में इसका बहुत बड़ा एक हाथ रहता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, इसका सौतेले बाप का नाम क्या है, डेविड मर्डस्टोन। नेक्स्ट बात करते हैं जेन मर्डस्टोन। बेसिकली ये श्री मर्डस्टोन यानी कि जो डेविड का सौतेला बाप है उसकी वाइफ होती है, ठीक है, जो कॉपरफील्ड का घर चलाती है। नेक्स्ट बात करते हैं मिस्टर बार्किस के बारे में। तो यारमाउथ और डेविड के घर के बीच में यात्रा करने वाली जो घोड़ा गाड़ी का चालक है, यानी कि जिस घोड़ा गाड़ी से वो आना जाना करते थे उसका ड्राइवर है, बहुत ही शर्मिला आदमी है और अपनी टिप्पणी के लिए जाना जाता है बेसिकली। बर्किस इज विलिंग, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये इनकी इसके लिए मेंशन किया गया है। और आगे लिखा है कि जो एक विवाह प्रस्ताव के लिए एक रूपक बन गया, मेटाफर बन गया, ध्यान रखना काफी इंपॉर्टेंट है, विच हैज बिकम अ मेटाफर फॉर मैरिज प्रपोजल। ही यूजेस डेविड एज अ मैसेंजर इन हिज कोर्टशिप विद पेगोटी। तो वह डेविड को पेगोटी के साथ में अपने संदेशवाहक के रूप में उपयोग करता है। तो ध्यान रखना क्वेश्चन घुमा फिरा के ऐसे बन सकते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं मिस्टर चिलिप के बारे में। ये वो डॉक्टर है बेसिकली जो डेविड को प्रसव करते हैं, यानी कि प्रसव हम सब समझते हैं चीज, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं डेनियल पेगोटी के बारे में। तो डेनियल पेगोटी क्लारा पेगोटी का भाई और जिसका यारमाउथ स्थित घर संकटग्रस्त सभी लोगों का घर है। क्लारा पेगोटीज ब्रदर हुज हाउस इज योरमाउथ इज अ होम फॉर ऑल दोज इन ट्रबल। एक एक कैरेक्टर को रिस्पेक्ट टीचर्स अपने दिमाग में आप अच्छे से बिठाने का प्रयास करें और शांति से पढ़ेंगे। आई अंडरस्टैंड कि 26 कैरेक्टर हैं स्टार्टिंग में, इसलिए जस्ट बिकॉज बता रहा हूँ कि कहानी को बुनने में बहुत आसानी रहेगी और आपको समझने में काफ़ी आसानी रहेगी। जरूरत लगेगी तो इसके पार्ट बनाएंगे, नहीं तो कोशिश करेंगे एक ही पार्ट में खत्म कर दें अगर गले ने साथ दे दिया तो। नेक्स्ट बात करते हैं हैम पेगोटी एंड लिटिल एमली के बारे में। तो बेसिकली हैम पेगोटी लिटिल एमली पेगोटी के अनाथ भतीजे और भतीजी हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट अगर बात करें तो मिसेस गमिच के बारे में। ये मिसेस पेगोटी की जो उनकी साथी होती है उनकी विधवा रहती है। और आगे आते हैं बेसिकली चार्ल्स मेल, ठीक है। ये सेलम हाउस बोर्डिंग स्कूल में स्कूल मास्टर होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। चार्ल्स मेल कौन है? सेलम हाउस बोर्डिंग स्कूल में स्कूल मास्टर। नेक्स्ट बात करें मिस्टर क्रेकल और मिस्टर टुंगाए।
सलेम हाउस स्कूल के सबसे क्रूर प्रधान अध्यापक, वह लड़कों को बहुत ही बेंत से पीटना पसंद करता है। और मिस्टर टुंगा है मिस्टर क्रेकल का सहायक और क्रूर साथी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। द क्रूल हेड मास्टर ऑफ द सलेम हाउस स्कूल, ही लाइक्स टू फ्लॉग द बॉयज विद अ केन। ध्यान रखना किससे मारना पसंद होता है, केन इसका मतलब क्या होता है, बैत। एंड मिस्टर टुंगाई इज द असिस्टेंट एंड क्रूअल कंपेनियन ऑफ मिस्टर क्रैकल। जब वो बेसिकली डेविड कॉपरफील्ड को वहां पर भेज दिया था स्कूल में, तो वो बहुत बुरी तरीके से मराई देते हैं इनकी, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग जेम्स स्टीयर फोर्थ के बारे में। वो बहुत ही एक बिगड़ेल और स्वार्थी सेल्फिश पर्सन है जिसे डेविड पसंद करता है। उसका असली कैरेक्टर बेसिकली तब सामने आता है जब वह लिटिल एमिली को छोड़ देता है और अपने नौकर लिटमर के पास में छोड़ देता है। वह यारमाउथ के पास में एक तूफान में मारा जाता है और उसके साथ में हैम पैगोटे भी मारा जाता है जो उसे बचाने की कोशिश करता है। ये ध्यान रखना रिस्पेक्ट टीचर्स। फिर से एक बार इसको दोहरा रहा हूँ अच्छे से। जेम्स स्टीयरफोर्थ एक बिगड़ेल और स्वार्थी सेल्फिश पर्सन है जिसको डेविड पसंद करता है, और उसका असली कैरेक्टर तब सामने आता है जब वो लिटिल एमिली को छोड़ देता है, उसे अपने नौकर लिटमर के पास में छोड़ता है शादी के लिए, ठीक है। मतलब कि उससे शादी करवा देगा इसकी, बट वह यारमाउथ के पास में एक तूफान में मारा जाता है। उसके साथ में हैम पैगोटी भी मारा जाता है जो उसे बचाने की कोशिश करता है, ठीक है। तो तूफान में दो लोग मारे जाते हैं, उनके नाम ध्यान रखना काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं टॉमी ट्रिडल्स। तो सलेम हाउस में डेविड का दोस्त, ध्यान रखना टॉमी ट्रेडल्स के बारे में बात करें। सलेम हाउस में स्कूल में डेविड का दोस्त ट्रेडल्स स्कूल में सबसे ज्यादा सजा पाने वाला लड़का है। तो ध्यान रखना ये भी क्वेश्चन बनते हैं कि सबसे ज्यादा सजा पाने वाला लड़का कौन है, तो टॉमी ट्रेडल्स। नेक्स्ट अगर बात करें तो विल्किंस माइकोबर एक गरीब लेकिन काफी उदार सज्जन जो लंदन में डेविड की देखभाल करता है और एक ही मजेदार किरदार है जो लंबे लंबे फूलदार पत्र लिखता है और शानदार भाषण देता है, ठीक है। हिंदी इसलिए नहीं पढ़ इंग्लिश इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ इस पर टीचर, जस्ट बिकॉज की टाइम बहुत हो जाएगा और नॉवल ऑलरेडी बहुत बड़ा है। अभी तो हम केवल कैरेक्टर ही डिस्कस कर रहे हैं इसके, ठीक है। अभी तो 64 कहानी की आपको समरी सुनानी है, ठीक है। ओके, ये हो गया विल्किंस होता है। ओके, नेक्स्ट आती है हमारी एमा मिकॉबर। तो मिस्टर मिकॉबर की लंबे समय से पीड़ित पत्नी जो अपने पति के सभी संकटों में उनके साथ में खड़ी रहती और यहाँ तक कि कर्जदारों की जेल में भी उनके साथ में शामिल रहती है। नेक्स्ट बात करते हैं बेटसी ट्रॉटवुड। ये डेविड की परदादी जो इस बात से दुखी है कि डेविड लड़की की बजाय लड़का पैदा हुआ। ध्यान रखना काफी इंपॉर्टेंट है। हालांकि वह एक सख्त और औपचारिक व्यक्ति लगती है, लेकिन वह मूल रूप से एक सहानुभूतिपूर्ण व्यक्ति है। नेक्स्ट बात करते हैं रिचर्ड बेबली के बारे में। तो एक साधारण व्यक्ति जिसकी देखभाल बेटसी ट्रॉटवुड करती है जो डेविड का दोस्त बन जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें उरिया हीप के बारे में, तो यूरिया हीप, ओके पता नहीं क्या क्या प्रोनाउंसिएशन है इनका, ठीक है। उरिया हीप वह एक बहुत ही रिपल्सिव यानी कि घृणित और षड्यंत्रकारी युवक है जो बेसिकली एग्नेस विकफील्ड से शादी करने और उसके पिता की वकालत पर नियंत्रण पाने की कोशिश करता है। मिस्टर माइकोबर द्वारा उसका पर्दाफाश कर दिया जाता है और अंत में उसको फाइनली जेल हो जाती है, ठीक है। ये बेसिकली इसका एंटागोनिस्ट पता ना, चलो आप, मैं इतनी हिंट दे रहा हूँ आप सभी को। अभी तक हमने जितने भी कैरेक्टर डिस्कस कर लिए उसी में कोई एक एंटागोनिस्ट है, यानी कि विलन है इस कहानी का, बताना आप मुझे कौन है, ठीक है। अगर आपने पढ़ा है अभी तक तो ये हमने डिस्कस कर लिया, ओके। इसके बाद में कौन है, ठीक है, यस, मिस्टर विकफील्ड। तो बेसिकली एक एडवोकेट है और एग्नेस विकफील्ड से के विधुर पिता, यानी कि इनकी वाइफ नहीं रहती हूँ। सो नेक्स्ट बात करते हैं एग्नेस विकफील्ड, एक सेकेंड, मिस्टर विकफील्ड, ठीक है, हाँ। एग्नेस विकफील्ड के बारे में अगर बात करें तो एग्नेस विकफील्ड डेविड की दूसरी पत्नी बनती है। तो ध्यान रखना कि दूसरी पत्नी कौन बनती है, ये भी हमें काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। आगे अगर बात करें डॉक्टर स्ट्रॉन्ग और एनी स्ट्रॉन्ग, ठीक है, कैंटरबरी में उसके स्कूल के प्रधान अध्यापक जहां पर डेविड पढ़ता है। एनी उसका एनी उसकी बेसिकली यंग वाइफ है जिसका परिवार उसके पति का शोषण करता है। नेक्स्ट अगर बात करें तो जेक मॉल्टन और मिसेज मार्क लेम एनी स्ट्रॉन्ग के कजिन ब्रदर हैं जो एक खाली दिमाग वाले ऐसे ही गर्वित युवक है, ठीक है, प्राउड यंग मैन है। मिसेज मार्क लेम एनी स्ट्रॉन्ग की मदर रहती है, ठीक है। फिर बता रहा हूँ रिस्पेक्ट टीचर की, देखो कैरेक्टर बहुत सारे हैं इसके अंदर, तो अगर जब भी ऐसा लगे तो वीडियो को पॉज कर देना, दोबारा रिवाइंड करके सुनना, सो दैट कि जब तक कैरेक्टर की क्लैरिफिकेशन नहीं होगी तो दिक्कत रहेगी। और ये मेरा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है बिना स्क्रीन के सामने, तो अगर कोई सुझाव वगैरह हो आपके प्लीज़ तो आप मुझे जरूर बताइएगा। हम लोग यहाँ पर इसीलिए हैं क्योंकि हमारे पास ईश्वर की कृपा से हम लोगों ने बहुत, हमारी पूरी टीम मेहनत कर रही है, तो आप सभी तक आपके एग्जाम के रिगार्डिंग अच्छा कंटेंट पहुंचे जो आपके लिए हेल्पफुल हो, उसके लिए हमारी पूरी टीम प्रयास कर रही है और आपके सहयोग से ही सब संभव हो पाएगा, ठीक है। चलिए, बस बीच बीच में थोड़ी सी बात कर लिया करेंगे आपसे। नेक्स्ट बात करते हैं मिसिस स्टीयरफोर्थ के बारे में। जेम्स स्टीयरफोर्थ की मदर होती है एंड अपने अत्यधिक लाड़ प्यार और अत्यधिक स्नेह के कारण, प्रेम के कारण उसने अपने बेटे को बिगाड़ दिया।
नेक्स्ट बात करते हैं रिस्पेक्ट टीचर्स। बेसिकली ये रोजा डॉटल, ठीक है, हाँ रोजा डॉटल, लिटिमर, मिस मॉर्चर, मार्था हैंडल, मिस्टर स्पेनलो, ये बेसिकली नॉवल के स्मॉल कैरेक्टर्स हैं, लेकिन कहानी को एक साथ बनने में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट बात करें तो डोरा स्पेनलो के बारे में पर बताया गया है। तो डोरा स्पेनलो डेविड की पहली पत्नी है, वह एक अव्यवहारिक युवती है जो घर चलाना नहीं जानती। डोरा के मरने के तक उनकी शादी एक बड़ा तमाशा रहती है, यानी कि वो हैप्पी नहीं रहते हैं डेविड, जिसमें जिसमें डेविड एग्नेस से शादी करने के लिए स्वतंत्र हो जाता है, यानी कि फ्री हो जाता है। कई अन्य स्मॉल कैरेक्टर जो आते जाते रहते हैं, लेकिन वे स्टोरी को कथाने के लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, लेकिन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो एकदम याद रह जाए। बट ये सारे कैरेक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर एक कैरेक्टर को रिस्पेक्टेड टीचर्स अलग ध्यान रखना। जो जो चीज़ें बताई गई हैं, जो जो मेंशन है स्क्रीन के ऊपर, काफ़ी पढ़ पढ़ के चलना। क्वेश्चंस बनेंगे, लिटरली कह रहा हूँ, मेरा दिल कहता है कि आपका क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा, इस पूरी पीपीटी के बाहर अंदर से, मतलब हो जाएगा काम आप सभी का। और इसके अलावा जो पीडीएफ पढ़ लेंगे आप, उससे आपका काम 100% हो जाएगा, ठीक है। सो रिस्पेक्टेड टीचर, अब हम बात करने वाले हैं चैप्टर वाइज समरी के बारे में। एज वी ऑल नोटेड दैट देर आर 64 चैप्टर्स इन दिस नॉवल। सो एक एक को कवर करना अपने आप में एक बहुत ही टिपिकल टास्क है। वन बाय वन हम लोग कवर करेंगे, और जितने भी क्वेश्चंस प्रोमिनेंट बनने की संभावना होगी उस पर हम लोग एक बार चर्चा कर लेंगे। फर्स्ट चैप्टर है, नाम जरूर आप ध्यान रखिएगा, आई एम बॉर्न। हर एक चैप्टर का नाम पता कर रखिएगा। कभी कभी चैप्टर के नाम से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि ये चैप्टर इंक्लूड था इस नॉवल के अंदर या फिर नहीं था, या फिर मतलब घुमा फिरा के कैसे भी क्वेश्चंस आपके दे दिए जाएंगे, तो ये इंपॉर्टेंट है इसलिए। तो फर्स्ट चैप्टर है आई एम बॉर्न। तो डेविड कॉपरफील्ड का जन्म बेसिकली उनके फादर की डेथ के 6 महीने बाद हुआ था, मार्च के महीने में शुक्रवार की आधी रात को। तो ध्यान रखना कब हुआ था उनका जन्म, तो जब उनके पिता की डेथ को 6 महीने हो गए थे, और मार्च मंथ में हुआ था। और उस दिन दिन कौन सा था, शुक्रवार, यानी कि फ्राइडे। आधी रात को सपॉक के ब्लेंडर स्टोर नामक स्थान पर हुआ था। और उसकी, यानी कि जो डेविड कॉपरफील्ड है, उनकी मदर की एज के बारे में, यानी कि उनके पिता और मदर की एज के बारे में बताया गया, एज डिफरेंस के बारे में। जब शादी हुई थी उनके माता पिता की, तो उनकी जो मम्मी थी जिनका नाम था क्लारा कॉपरफील्ड, उनकी जो एज थी वो उनके पिता से आधी थी। और उनके जो पिता थे बेसिकली उनकी आंटी मिस बेट्सी ट्रॉटवुड, जिनकी शादी जो है केवल एक यंग हैंडसम पर्सन के साथ में हुई थी। लेकिन बाद में जो बेट्सी है, उनका जो मैरिज लाइफ थी वो काफ़ी हैप्पीली नहीं रही, और उसने शादी तोड़ ली। और 10 साल बाद सुना गया कि उनके पिता की जो मृत्यु थी वो भारत में हो गई। और उस शुक्रवार को, फ्राइडे के दिन दोपहर में, डेविड की डरपोक और दुखी माँ क्लारा कमरे में बैठी रो रही थी। तभी एक अजनबी महिला जो है उसके पास में आती है और अपना परिचय देकर बताती है कि उसको पता है कि वह क्लारा एक बेटी को जन्म देगी, और उसकी इच्छा है कि बेटी का नाम क्या रखा जाए, बेट्सी टॉटवुड कॉपरफील्ड रखा जाए। नौकरानी, जिसका नाम क्या है, मिस पेगोटी, चाय और मोमबत्तियां लेकर आती हैं। क्लारा की जब तबीयत बिगड़ जाती है तो उसने डॉक्टर को बुलवाती है, यानी कि क्लारा की तबीयत अचानक बिगड़ती है और फिर वो डॉक्टर को बुलवाती है। और कुछ घंटों के बाद में डॉक्टर ने बताया कि बेटा हुआ है, ठीक है। यह सुनकर बेट्सी को बहुत ज़्यादा निराशा होती है, क्योंकि उसने क्या कहा था कि बेटी होगी। उसने अपना जो सर है बेसिकली वो डॉक्टर के सिर पर दे देती है, और फिर वहाँ से कभी ना आने का इरादा करके वो चली जाती है। दूसरा जो चैप्टर है बेसिकली रिस्पेक्टेड टीचर्स, वो है आई ऑब्जर्व। ये हम तब डिस्कस करेंगे जब आप अगर अपने कमेंट में बताएंगे कि हाँ सर आप इस तरीके से कवर कर लो, चूंकि आप सभी को पता है कि तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोग आपके लिए प्रयास कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज कि आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिले आपको। और फिर बता रहा हूँ, जितना कंटेंट आपको स्क्रीन पर रिस्पेक्टेड टीचर इस समय नजर आ रहा होगा, आप प्रीवियस स्लाइड में, आप ये ध्यान करना कि इसमें से ही क्वेश्चंस घुमा फिरा के बहुत से पूछ लिए जाएंगे। सो आशा करता हूँ कि आप सभी को आज का वीडियो ठीक ठाक लगा होगा। अपने रिस्पॉन्स को जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में अपडेट करें। अ, और ठीक होने के बाद तो मैदान में आ ही जाएंगे स्क्रीन पर, महादेव की कृपा से, माता सरस्वती की कृपा से। सो बस इतनी सी कहानी तो फिलहाल जो आज आपको सुनानी थी। आपके कमेंट से डिसाइड करेंगे कि पार्ट 2 आएगा नहीं आएगा, नहीं तो फिर मैं इसको तब रेडी करूंगा जब नेक्स्ट लेवल पर चीज़ें, यानी कि मैं मेरी तबीयत वगैरह ठीक हो जाएगी, और फिर इसलिए अदरवाइज पीडीएफ मैंने इसकी रेडी कर दी है। तो बस बहुत जल्दी मिलेंगे आप सभी के साथ एक नई वीडियो के साथ में। टिल देन स्टे सेफ, कीप इन टच, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।